ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम करने शुरू जा रहे हैं अपना चैप्टर 6 और ये रिलेटिंग है हमारी डेप्रिसिएशन। बेटे डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? मतलब इसका अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो हम कहते हैं कि जी फलानी चीज डेप्रिशिएट हो रही है, फलानी चीज अप्रिशिएट हो रही है। हम किसी को कहते हैं जी अप्रिसिएशन किसी की कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है भाई हम उसे उठा रहे हैं। जब हम कहते हैं जी हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो भैया हम उसको गिरा रहे हैं। मतलब जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम उसको अप्रिसिएशन कहते हैं, यानी हम उसकी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। और जब हमारे रिश्तेदार हमारी तारीफ करते हैं तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि उनकी तारीफ भी हमारी वैल्यू कम कर रही होती है। तो लिहाजा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हमेशा अप्लाई होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है बेटा? फिक्स्ड हमने अभी देखा था कि दो तरह के एसेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। हमने कहा कि बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है? वो बताती है जनाब, एक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी जिसमें हमने कहा था कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमने एक चीज उसके अंदर देखी थी। एक मिनट यार, इसको क्या हो गया अब? है क्या बात है भाई? मेरे टैब को क्या हो गया? तो ना ओके, अब ठीक होगी। ये जिन होते रहते हैं बड़े बड़े चीजों को। अच्छा, डेप्रिसिएशन हमने कहा कि भैया देखो, फिक्स एसेट हमने एक अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी जिसको हम कहते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमने ये पढ़ा था। तो फिर हमने इसके कंपोनेंट देखे थे इन सब के। हमने इनको मजीद ब्रेक डाउन किया था। हमने कहा था कि क्या एसेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे दो तरह के होते हैं। एसेट्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिनको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं। इस तरह लाइबिलिटीज भी हमारी दो तरह की थी। अच्छा, अब बेटा एसेट से क्या मुराद है? हमने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो किसी भी तरह का, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारा एसेट होता है। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें बहुत शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता है। मिसाल के तौर पे हमने कोई इन्वेंट्री खरीदी, हमारे पास स्टॉक पड़ा है जिसको हमने सेल करना है। तो जाहिर सी बात है, जो स्टॉक हमने परचेज किया है वो हमारे पास पड़ा है, हमने विद इन ईयर उसे सेल कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन कुछ एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन पे लॉन्ग टर्म के ऊपर हमें बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि हम जमीन खरीद लेते हैं, उसका बेनिफिट हमें कब तक आना है? जब तक पड़ी है उसका बेनिफिट हमारे पास आएगा। इसी तरह हम बिल्डिंग ले लेते हैं, तो बिल्डिंग की लाइफ 20 साल, 25 साल, 30 साल होती है। तो वो भी जब तक पड़ी है हमारे पास उसका बेनिफिट आएगा। तो लिहाजा एक तो फर्क ये होता है करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में, उनकी यूजफुल लाइफ का, जिसको मेन कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर होता है इफेक्ट इनकी वैल्यू का। करंट एसेट्स नॉर्मली जो होते हैं वो स्मॉलर वैल्यू के होते हैं, मतलब छोटी उनकी वैल्यू होती है, नॉमिनल सी वैल्यू के होते हैं। हाँ, बड़े भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लार्ज एसेट्स भी हो सकते हैं हमारी इन्वेंट्री में से, कि हमारा काम ही बेसिकली मशीनरी बेचना, हम ट्रैक्टर बेचते हैं। तो हमारी इन्वेंट्री जो होगी ट्रैक्टर, हालांकि नॉर्मली अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो वो नॉन करंट एसेट है, वो उसे 10-15 साल यूज करेगा। लेकिन अगर हम बना के ही, हमारी फैक्ट्री ही ट्रैक्टर बना के बेचने की है, तो अब ये ट्रैक्टर चाहे इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, से कि 50 लाख है, 60 लाख है, लेकिन क्या है कि इससे आने वाला जो बेनिफिट है वो हमें छोटे टर्म में आना है, मतलब सेल हो जाना, उससे बेनिफिट आ जाना, हमने इसे लॉन्ग टर्म यूज तो नहीं करना। तो लिहाजा नॉन करंट एसेट्स की तीन मेन क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर 1 उनकी लाइफ, नंबर 2 उनकी वैल्यू, एंड नंबर 3 उनका यूज। कि उनका यूज जो है वो हमने करना होता है। हम इन एसेट्स को, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इनसे बेनिफिट हम यूज करके लेते होते हैं। जबकि जो करंट एसेट्स होते हैं इनसे बेनिफिट हम यूज करके भी ले सकते हैं, हम इनको सेल करके भी ले सकते हैं, हम दोनों तरीकों से ले रहे होते हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट्स का जो हमें बेनिफिट आ रहा होता है वो मेजरली उसको यूज करके आ रहा होता है। हाँ, हम उसे सेल करके एंड पे पैसे लेते होते हैं, हमें स्क्रैप वैल्यू मिलती है, सारा कुछ मिलता है, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल सा यूज होता है। ठीक हो गया? उसका सेल होती है। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे एसेट जिनकी लॉन्ग यूजफुल लाइफ होती है और इनकी बहुत हैवी अमाउंट होती है। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसका इस साल में रेवेन्यू रहा है, आप कह सकते हैं 20 मिलियन। ठीक है? उसके बाकी एक्सपेंसेस तकरीबन मिला मिलू के बने हैं 15 मिलियन। तो इसको प्रॉफिट आया जनाब 5 मिलियन का। ठीक है?
इस कंपनी को 5 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे क्या है बचा कि इस कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए थे, पैसे पड़े हुए थे, उसने क्या किया कि ड्यूरिंग द पीरियड 10 मिलियन की एक मशीनरी खरीदी या बिल्डिंग खरीद ली 10 मिलियन। अब बेटा जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो परचेज है इसको एक्सपेंस आउट हम कर सकते हैं। ये हमारा एक, जिस तरह नॉर्मली हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देते होते हैं। अगर तो हम इसे इसी साल में एक्सपेंस आउट कर दें तो हमारा प्रॉफिट नियरली खत्म हो जाएगा। नंबर 1 तो हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा देखो, ये एक टेक्निकली रॉन्ग ट्रीटमेंट होगी। वो क्यों टेक्निकली रॉन्ग ट्रीटमेंट? इसलिए है कि हमें इस बिल्डिंग से के आगे 3 साल तक बेनिफिट लेने हैं, 30 साल तक बेनिफिट लेने हैं, और हम उसको सारा एक ही साल में एक्सपेंस आउट करके एक ही साल के सर पे डाल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि एक चीज, उससे फायदा हमारी रिश्तेदार सारी बरादरी ले और मुसीबत वो हम अकेले बर्दाश्त करें। जिस तरह के नॉर्मली हमारा शादी पे वलीमा होता है, तो वो शादी की डेफिनेशन क्या है कि भैया अपनी पूरे 1-2 साल की सैलरी को ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करना जिनको आप जानते भी नहीं हो, ऐसे लोगों को खिलाने के लिए खर्च करना जिनको नॉर्मली आप जानते भी नहीं हो, उसको शादी कहा जाता है। तो सेम ये वाला सिचुएशन हो जाएगी कि देखो हमने एक बिल्डिंग ली, हमने इसको यूज तो आगे 30 साल करना है, लेकिन हम उसका सारा एक्सपेंस जो है इसी साल के सर पे डाल दें, तो ये एक गलत बात है। तो इसका लॉजिकल तरीकाकार क्या होगा कि भाई देखो, अगर हमने इसको 30 साल यूज करना है तो हम इसके जो एक्सपेंस है, ये इसकी कॉस्ट है, इसको भी 30 साल में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हर साल के ऊपर जितना बेनिफिट जा रहा है, हर साल इक्वल बेनिफिट ले रहा है, तो हर साल इक्वल एक्सपेंस बर्दाश्त कर रहा हो, किसी एक के सर पे ना डाला जाए। जिस तरह के 10 दोस्त खाना खाने जाते हैं तो भाई एक दोस्त भरेगा, तो भाई वो कितने दिन भरेगा? एक ही बार भरेगा, अगली बार तो वो आपको सलाम भी नहीं करेगा कि यार ये तो पकड़ के ले जाते हैं, इनको तो और काम ही कोई नहीं है, इन्होंने पिज्जा ही खाने हैं मेरे से और पैसे मुझे अकेले को देने पड़ते हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि भाई पिज्जा लो और 10 के 10 बंदे बर्दाश्त करो, या कम से कम हर बंदा अपनी बारी बारी पिज्जा खिलाए और 10 महीने भी गुजर जाए, 10 पिज्जों की कॉस्ट भी पड़ जाए और वो 10 लोगों में डिवाइड भी हो जाए, किसी एक पे बर्डन भी ना आए। तो लिहाजा ये जो कंसेप्ट होता है कि हम किसी एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देते होते हैं और फिर उसको एक्सपेंस आउट करते जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डेप्रिशिएट करना या डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है। तो अब फिक्स एसेट दो तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। इंटेंजिबल कौन से होते हैं बेटा? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हमारी विंडो सिस्टम 5-5 साल 10-10 साल चल जाता है, और हमारे सरकारी इदारों के अंदर तो पिछले से के 20 साल से 98 ही चल रही है वर्जन, अभी तक 98। और हमारे जो अभी एफबीआर के अंदर मेरा तकरीबन पिछले साल चक्कर लगा था, तो तब वहां पे विंडो एक्सपी चल रही थी। मैं देख के रह गया कि विंडो एक्सपी वेबसलीट हुए, और नहीं तो 7 साल हो चुके हैं। वो हम तो फिर 7 के ऊपर है, और 7 भी 2-3 साल से वेबसलीट हो चुकी है। लेकिन क्या है कि भैया टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन बाकी तमाम कंडीशंस पूरी कर रहे होते हैं, यूजफुल लाइफ भी ज्यादा होती है, फायदा भी आना होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह। तो ये सारी चीजें हमारी फिक्स एसेट से रिलेटेड थी। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब बेटा जब हम एसेट्स खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? जाहिर सी बात है, हमारा एसेट जो होगा वो डेबिट होगा और कैश जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। हमारा एसेट डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब एग्जांपल के तौर पे हमने एक एसेट जाके खरीदा, हमने एक बिल्डिंग खरीदी 3 मिलियन की। ठीक है। ये हमने इसको परचेज किया, ये परचेज कॉस्ट थी। हमने पूछा एक बंदे से, जी आप कितने की बिल्डिंग दोगे? वो कहता जी मैं 3 मिलियन की आपको ये बिल्डिंग दे दूंगा। हमने कहा जी ठीक है। हमने उसको 3 मिलियन दे दिए। अब असल क्वेश्चन ये है कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उनको किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होती है? इनिशियली जब हम एक एसेट को मेजर करते हैं तो हम किस वैल्यू के ऊपर करते हैं? अच्छा जी 3 मिलियन तो ये सीधे सीधे वो थे जो हमने ऑनर को देने थे, बाद में हमें उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ी तो हमें 5 लाख और देना पड़ा रजिस्ट्री का, प्लस हमें कोई 2-1 लाख रुपया, इसका 1% कितना बनता है? 3 लाख। हमें 3 लाख जो है वो टैक्स देना पड़ा। ये आपको टैक्स के चैप्टर में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, जब कैफ में पहुंच जाएंगे आप बहुत जल्दी जल्दी भागते दौड़ते हुए ऐसे, बल्कि अभी आपका क्या पीआरसी हो ही जाएगा तो फिर अगली अटेम्प्ट आपने कैफ के मार्च में देना ही है इंशाल्लाह। तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि ये जो फिक्स एसेट होते हैं इनके ऊपर इनकम टैक्स कैसे लगता है। से 1% टैक्स लगता है।
तो +3 लाख वो हो गया। फिर इसी तरह भैया हमने जब वो बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग बहुत टूटी भजी कंडीशन में थी, हम उसको यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने उसके ऊपर 5 लाख रुपए मजीद खर्चा किया, ठीक है, ताकि उसको हम यूजफुल कंडीशन में बना लें, ठीक है। अब 5 लाख खर्चा करने के बाद वो बिल्डिंग हमारी यूजफुल कंडीशन में आ गई, हमारा ऑफिस वहां पे बैठ गया, सारा काम हो रहा है, लेकिन हमें लगा कि यार इसका पेंट करा लेना चाहिए, हमें 1 लाख रुपया मजीद लगा के उसको पेंट करा दिया, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने इंटरनेट कनेक्शन वगैरह के लिए ओपन वायरिंग थी, हमने कहा नहीं जी ये अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए, हमने 50,000 मजीद लगा के अंडरग्राउंड वायरिंग करा ली। हालांकि हमें वायरिंग पेंट से पहले करा लेनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तानी हैं हम काम पहले करते हैं और सोचते बाद में है कि भाई ये ठीक हुआ या गलत हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि देखो एक एसेट खरीदने के लिए इतनी सारी कॉस्ट इनकर हो गई है, तो बेसिकली हम एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनमें से हम एसेट की वैल्यू क्या है, एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या है। तो लॉ कहता है कि पहली चीज, स्टैंडर्ड कहता है, मैं बार बार लॉ कहता हूँ क्योंकि मैं लॉ पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे जहन से लॉ ही नहीं निकलता। अभी अभी भी मैंने उसी का मॉक बनाया, आज मिड टर्म था उनका, कैफ वालों का, तो मैं भी बना के फारिग हुआ, फिर मैंने कहा कि चले जी आज भी इसको भी साथ अभी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि एसेट्स की वैल्यू क्या है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि देखो भाई एसेट को आपने उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जिस वैल्यू तक वो आपकी यूजेबल कंडीशन में आ जाए, वो सारी उसकी कॉस्ट का पार्ट है। देखो एक एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने तक, ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूजफुल कंडीशन के अंदर लाने तक जितनी भी पैसे इनकर होते हैं वो सारी उसका कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस हो रहे होते हैं या खर्चे हो रहे हैं वो सारे आपने एक्सपेंस आउट करने, वो एसेट का पार्ट नहीं होगा। अब हमने ये सारी चीजें की, ये कॉस्ट हमने देखी, अब हम इनमें से सबसे पहले निकालते हैं ये एसेट की कॉस्ट बनती कौन से, जाहिर सी बात है परचेज प्राइस मस्ट होगी इसके अंदर, टैक्सेस मस्ट होंगे जो हमने इंतकाल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए दिए, इनकम टैक्स पे किया ये भी मस्ट होगा क्योंकि इसके बगैर हम बिल्डिंग ले ही नहीं सकते, तो यूज क्या करना। फिर 5 लाख हमें उसकी रिपेयर पे खर्चा आया, क्यों, वो यूजफुल कंडीशन में नहीं थी, हमने उसको यूजफुल कंडीशन में लाए। उसके बाद फिर हमने ये दो चीजें अलग अलग तलल्ले में की, मतलब यहां तक बिल्डिंग हमारे बेटा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल दोनों इसमें, अगर तो वो दोनों इसके ऊपर लगते हैं तो वो दोनों इसमें जाएंगे, ठीक है। टैक्स जो होता है वो जितने भी टैक्सेस आप पे कर रहे होंगे वो सारे के सारे उसका कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, सिवाय उनके जो रिफंडेबल होंगे, ठीक है, जो रिफंडेबल होंगे वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, जिसके अलावा जितने भी टैक्सेस होंगे वो सारे उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ओके, ये मजीद चीजें टैक्स की हैं, हम टैक्स में चल के करेंगे इंशाल्लाह। यहां तक हमारे पास एसेट यूजफुल कंडीशन में आ गया था, तो लिहाजा यहां तक की कॉस्ट जो है ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगी, लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये हमारी एक्सपेंस आउट होंगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, कि एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे 3 मिलियन, 35 लाख, 38 लाख और 5 लाख, 43 लाख के ऊपर, 4.3 मिलियन के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और कैश को भी हम 4.3 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे। और ये जो 1.5 लाख है इसका हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंस लिखेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 1.5 लाख से, तो ये हमारी एंट्री हो गई। तो लिहाजा हमें पता चला कि भैया एसेट इनिशियली एक तो कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होगा, और कॉस्ट के अंदर क्या कुछ आएगा, परचेज प्राइसेस, तमाम टैक्सेस, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट दूसरी है जो उस एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होती है, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बना के हम लिख देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारा कुछ। यहां तक क्लियर है पुत्र। ओके, तो यहां तक बचा, इन तमाम एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो बेसिकली एसेट्स के ऊपर डायरेक्टली लग रहे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म यूज में होते हैं, और इन तमाम एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं या शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जी बेटा, इंश्योरेंस, अगर तो इंश्योरेंस कंपलसरी है, आप इंश्योरेंस के बगैर बिल्डिंग यूज नहीं कर सकते, तो उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, जब हम एसेट्स एक्वायर कर लिया, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब बाद में भी तो उसके ऊपर खर्चे होते रहते हैं,
कभी हमें उसके अंदर एक कमरा और बनाना पड़ता है, कभी हमें उसकी छत डलवानी पड़ती है, कभी हमें उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी पड़ती है। तो भैया अब इन खर्चों का क्या होगा, क्या ये तमाम खर्चे एक्सपेंस आउट हो जाएंगे या ये उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? तो भैया स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर बाद में किए जाने वाले खर्चे, जो बाद में हम उस एसेट के ऊपर खर्चे कर रहे हैं, अगर तो वो उसको इंप्रूव कर देते हैं एसेट्स को, मिसाल के तौर पे उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ा देते हैं, या से के 30 साल 3 साल 30 साल यूज होना था 35 साल हो गई, ठीक है, या उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, से कि उसके अंदर पहले 100 लोग बैठ सकते थे अब 200 लोग बैठ सकते हैं, या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, किसी भी तरीके से एसेट्स को इंप्रूव कर देते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। मतलब जिस पीरियड में भी हम उसको करेंगे उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग हमने इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड की हुई है, 4.3 मिलियन पे, ठीक है, 43 लाख पे। बाद में ये हुआ कि हमने इसके अंदर 2 रूम्स और बनवा लिए, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा खर्चा आया 1 मिलियन का। तो इस 1 मिलियन की एंट्री क्या होगी, वही एसेट और कैश, 1 मिलियन एसेट हो जाएगा और कैश 1 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग की रिपेयर वगैरह के लिए हम खर्चा कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है, तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। और इसी तरह बाजुकात साइज भी मैटर करता होता है कि जो अमाउंट या एक्सपेंडिचर हम इनकर कर रहे हैं उसका साइज कितना है, वो साइज भी मैटर करता है, ठीक है। अगर तो वो मैक्सिमम ज्यादा साइज है तो भैया वो क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, साइज वाला कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक जनरल सी चीज है, कॉमन सेंस वाली चीज है। इन केस के आपको लगता है तो ये 2 क्राइटेरिया जो है इनको आपने सामने रख के आपने फैसला लेना है। साइज जो है उसके कैपिटल का या अमाउंट का जो हम उस पर खर्च कर रहे होते हैं वो नॉमिनल इफेक्ट रखता है, ठीक है। समझ आ गई बात यहां तक? समझ आई बात बच्चे? साइज ऑफ एक्सपेंडिचर से मुराद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि भैया आप 1 लाख का खर्चा कर रहे हो या 50 लाख का खर्चा कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर 50 लाख का खर्चा हो रहा है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसको कैपिटलाइज किया जाए, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाया जाए। लेकिन अगर 1 लाख का खर्चा है और वो है भी नॉर्मल इस मद के अंदर, तो उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। तो यहाँ साइज से मुराद उसकी अमाउंट है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हमने क्या पढ़ा था, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है उसको यूजफुल लाइफ के ऊपर जब हम एलोकेट करके एक्सपेंस आउट करते हैं उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट से क्या मुराद है, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू। कॉस्ट से क्या मुराद है, से कि हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी 4.3 बिलियन की, और जब हमने खरीदी तो हमें ये चांस था कि 30 साल बाद, हमने एक अंदाजा लगाया 30 साल बाद ये बिल्डिंग जो है हमारी से कि 1 मिलियन की सेल हो जाएगी। तो अब जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है जिसको हमने डेप्रिशिएट करना है, तो बेटा बेसिकली 4.3 मिलियन का हमारा एक्सपेंस हुआ, लेकिन इसमें से 1 मिलियन तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो भैया ये तो एक्सपेंस है ही नहीं, क्यों, ये तो हमें रिकवर हो जाना है आगे चल के, तो इसको तो हमने एक्सपेंस आउट करना ही नहीं है। तो लिहाजा क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हम उसको उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस अमाउंट को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा जाता है, वो अमाउंट कॉस्ट जिसमें से रेजिजुअल वैल्यू निकली हुई। अगर रेजिजुअल वैल्यू 0 है कि मतलब 30 साल बाद हमें इसकी कोई जो है वो अमाउंट रिकवर नहीं होनी, ये स्क्रैप में भी सेल नहीं होनी, ये हाल हो जाना है, तो भैया क्या होगा, हम उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट में से माइनस नहीं करेंगे, उसकी कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये डेप्रिशिएबल अमाउंट कहलाती है। रेजिजुअल वैल्यू जो यूजफुल लाइफ के एंड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, स्क्रैप बेटा काट कबाड़ एंड पे जो बच जाता है, एक कार जो हम लेते हैं 30 साल बाद 40 साल बाद, उसका जो कबाड़ियों को हम बेच रहे होते हैं उसको स्क्रैप कहते हैं ना बेटा, ठीक है। जो हमारा हाल हो जाता है सीए करते करते नियर टू स्क्रैप हो जाते हैं। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ हमारी खत्म हो चुकी होती है। रेजिजुअल वैल्यू हमने देख लिया कि क्या होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट होती है। जब भी हम कोई ऐसे लेते हैं तो हम एस्टिमेट करते हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ के बाद हम इसको कितने का बेच सकते हैं, उसको रेजिजुअल अमाउंट कहते हैं। यूजफुल लाइफ क्या होते हैं, ये वो पीरियड होता है जिसके ऊपर जितने टाइम के लिए ये एसेट हमारे लिए यूजफुल रहेगा, जैसे हमें बेनिफिट आते रहेंगे,
या नंबर ऑफ प्रोडक्शन इससे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो हम बिल्डिंग की एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो बिल्डिंग नॉर्मली ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ जो होती है इनकी ईयर्स में होती है, जबकि जो मशीनरीज वगैरह होती हैं उनकी जो यूजफुल लाइफ है वो ईयर्स में भी हो सकती है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है। ठीक है, कि भाई ये मशीनरी या तो 10 साल तक काम करेगी, ये भी इसका एक क्राइटेरिया, या तो ये हो सकता है कि भैया ये 50,000 यूनिट आपको बना के दे सकती है अपनी पूरी लाइफ में। तो लिहाजा इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, 10 ईयर। इसकी यूजफुल लाइफ क्या है, 50,000 यूनिट्स। तो दोनों सूरत में हो सकता है। तो लिहाजा जितने टाइम तक हमारे पास उससे बेनिफिट आते रहते हैं उसको यूजफुल लाइफ कहा जाता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है बेटा, ये हम क्या करते हैं कि जितनी डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस आउट करते हैं उनको हम साथ में अक्यूमुलेट करते रहते हैं, मतलब इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों, ताकि हमें नेट फिगर का पता हो कि हमारे एसेट की वैल्यू क्या चल रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हमारा ये 3 मिलियन का एसेट था, तो हम अपना वन नोट ओपन करते हैं, लेजर्स बनाते हैं। ओके जी, हम अपना एक टी अकाउंट बनाते हैं, इसको हम एसेट अकाउंट कहते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट, मशीनरी प्लांट बिल्डिंग कुछ भी होगा ये। और इसका अपोजिट होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, जब हमने जब हमने बिल्डिंग खरीदी तो पहली एंट्री क्या थी, एसेट टू कैश। एसेट कितने का था, हम स्ट्रेट फिगर लेते हैं 3 बिलियन ले लेते हैं, और कैश भी हमारा 3 मिलियन से क्रेडिट हो। तो क्या होगा, कैश वाले कॉलम में ये अमाउंट फिगर क्रेडिट हो रही होगी, तो हमने कैश का अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन हम फिक्स एसेट का बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, इसकी नेचर डेबिट है, तो ओपनिंग डेबिट साइड पे आएगा 0। परचेज कितनी हुई, 3 मिलियन की। ठीक है, हमारा ईयर एंड हुआ, हमने कहा कि जी इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, इस एसेट की यूजफुल लाइफ हमने 10 साल रखी। तो मतलब यह है कि हर साल हमें कितना इसको डेप्रिशिएट करना है, हर साल कितनी अमाउंट इसकी आपने एक्सपेंस करनी है। इसकी कॉस्ट को हम यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे, तो भैया 3 लाख जो है वो हर साल हम एक्सपेंस आउट करेंगे। तो हमारा ईयर एंड हुआ बचा, एक मिनट दीजिए मुझे। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको 30 सालों 10 सालों के ऊपर 3 मिलियन को डिवाइड करेंगे, तो हर साल हमें इसकी 3 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन पहले साल ईयर एंड पे कितनी डेप्रिसिएशन होगी, 3 लाख। ये 3 लाख किधर जाएगा, एक्सपेंस पे जाएगा, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारा होता है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इन दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, 3 लाख से। तो साल के एंड पे हमारे इसके अंदर कितनी फिगर आ जाएगी, 3 लाख की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमें साल के एंड पे अपनी नेट वैल्यू देखनी है हमारी एसेट्स की कितनी है। तो भैया कॉस्ट क्या थी, 3 मिलियन, उसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन जितनी हो चुकी है अब तक लेस करेंगे, तो 2.7 मिलियन जो है हमारे पास उसकी
बुक वैल्यू आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। इस तरह अगला साल आया, अगले साल में फिर 3 मिलियन हम 3 लाख हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 7 एंट्री पास करेंगे। अब अगले साल के एंड पे हमारी कितनी डेप्रिसिएशन होगी, सॉरी बुक वैल्यू होगी, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमुलेट से मुराद इकट्ठे होते जाना, इकट्ठे होते जाना, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा। तो क्लोजिंग अब इतना किसका कितना हो गया, 6 लाख हो गया, तो अब इसकी 2.4 हो जाएगी बुक वैल्यू। इस तरह तीसरा साल आएगा, फिर हम इसकी 3 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो अब ये हमारी अकमुलेटेड कितनी हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी। तो फिर हमारा 21 लाख का हमारे पास एसेट बढ़ जाएगा। तो लिहाजा ये वाली जो चीज है जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके जमा करते जा रहे होते हैं, उसकी जो टोटल नेट अमाउंट होती है उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्लियर है यहां तक बच्चे? चलो जी, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट में से हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसको कैरिंग अमाउंट कहा जाता है या बुक वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, बुक वैल्यू भी यूज होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसको कहते हैं। 3 वर्ड इसके लिए यूज होते हैं नॉर्मली, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये क्या होती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कितने तरीके के मेथड यूज होते हैं, एक तो हमने अभी देखा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से क्या मुराद है कि हर साल हमने सिमिलर अमाउंट डेप्रिशिएट कर दी है, हर साल हमने सिमिलर अमाउंट डेप्रिशिएट करनी है। जिस तरह हम अभी देख रहे थे कि 3 लाख हर साल हो रहा था, मतलब ये हमारी यूजफुल लाइफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हर साल 3 लाख डेप्रिशिएट हो रहा हो, मतलब इक्वल अमाउंट हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं ओवर यूजफुल लाइफ पे। इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू। अगर कोई रेजिजुअल वैल्यू मौजूद है वो डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, जिस तरह हमने अभी किया कि 3 मिलियन का हमारी बिल्डिंग थी, रेजिजुअल वैल्यू नहीं थी, डिवाइडेड बाय हमने 10 किया, तो हर साल हम यही करेंगे और हमारी 3 लाख जो है वो डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे, या तो हम इसका रेट निकाल लें, ये हमने या तो उसके यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दिया, उसका हम रेट भी निकाल सकते हैं, से कि 10%। अगर हम रेट के यूज भी कर सकते हैं, हम डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ भी कर सकते हैं। तो भैया अगर 10 साल में डिवाइड होना है तो 10% होना है, अगर 20 साल में यूजफुल लाइफ है तो 5% रेट हो जाएगा। ठीक है, रेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। असल इसका स्ट्रेट लाइन की असल डेफिनेशन क्या है, इसकी रूह क्या है कि भैया हमने हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है बेटा, कि हमने हर साल सेम अमाउंट नहीं बल्कि सेम रेट से चार्ज करनी होती है। हमने हर साल डेप्रिसिएशन सेम रेट से चार्ज करनी होती है कैरिंग अमाउंट के ऊपर, जबकि स्ट्रेट लाइन पे हम रेट किस पे लगाते हैं, कॉस्ट के ऊपर। स्ट्रेट लाइन में फर्क देखिएगा, या तो हमने डिवाइड करना है या रेट से मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉस्ट से होंगे, सेम कॉस्ट होगी, सेम रेट होगा थ्रू आउट द लाइफ। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सेम रेट तो होगा लेकिन वो कैरिंग अमाउंट के ऊपर होगा, मतलब हर साल जितनी भी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की होगी उसको माइनस करके कॉस्ट में से उसके ऊपर रेट लगाया जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारा यही एसेट था 3 लाख का और इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारा 10% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी, ऑफ कोर्स 3 लाख की होगी, तो पहले साल हमारी डेप्रिसिएशन 3 लाख की आई, तो हमारी बुक वैल्यू कितनी हुई, 2.7 बिलियन। दूसरे साल फिर हमने यही डेप्रिसिएशन रेट लगाना है, लेकिन ये कॉस्ट पे नहीं लगेगा बल्कि रेजिजुअल वैल्यू इस पे, बुक वैल्यू पे लगेगा। तो इस साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी, 2,70,000। अब बुक वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये तकरीबन आएगी कितनी, 2 लाख सॉरी 24 लाख, राउंड अबाउट 30,000 के ये वाली अमाउंट आएगी इसकी। फिर अगले साल जब हम रेट लगाएंगे, रेट हमारा सेम होगा लेकिन कैरिंग अमाउंट के ऊपर लगेगा। अब इस साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2.7 मिलियन था तो ये 7 लाख हो गई इस साल डेप्रिसिएशन, सॉरी ये 7 लाख डेप्रिसिएशन हो गई, नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है 2,70,000 हमारी डेप्रिसिएशन होगी, कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ 2,70,000 डेप्रिसिएशन होगी, यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया। फिर जब नेक्स्ट हमने यूज करना है तो भी हमने अगली अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगाना है, अब होगा 2,43,000 हमारा डेप्रिसिएशन अगले साल में आएगी। तो अब इसमें ट्रेंड नोट करें, नेटबुक वैल्यू जी बिल्कुल सेम है, कैरिंग अमाउंट और नेटबुक वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, वही चीज है। ठीक है बच्चा, तो लिहाजा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दो दो चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर वन, रेट सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन में भी रेट सेम रहेगा, फर्क कहां पे है, इस पे कैरिंग अमाउंट पे लगेगा, इस पे कॉस्ट पे लगेगा। इसमें हर साल तीसरा डिफरेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती जा रही होगी, जो हमने देखा पहले साल 3 लाख थी, फिर 2,70,000, फिर 2,43,000 आके बची। समझ आई बात, क्लियर है यहां तक बच्चे? ये रेट और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मौजूद है। ओके, तीसरा है कि भाई अगर अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर है, मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट परचेज किया और उन्होंने कहा कि जी ये टोटल 50,000 यूनिट या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी लाइफ कितनी है, 1 लाख यूनिट है, तो इसकी डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करते हैं, जितने यूनिट हम प्रोड्यूस कर चुके होते हैं उतने यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी कॉस्ट के साथ। से कि हमने एक एसेट परचेज किया 1 मिलियन का, ठीक है, और इसने टोटल हमें 1 लाख यूनिट देने थे, फर्स्ट ईयर में हमने 10,000 यूनिट बनाए, तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट बने 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 1 लाख, तो ये तकरीबन हमारी कितनी होगी, 1 लाख डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन जो है डिपेंड करती है अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, अगर हम किसी साल में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो भैया क्या होगा कि ज्यादा डेप्रिसिएशन हम उस साल में चार्ज कर रहे होंगे, अगर किसी साल में कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हम कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। क्लियर है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड बच्चे? अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है सम ऑफ डिजिट मेथड। ये क्या कहलाता है बेटा, ये वो है सम ऑफ डिजिट मेथड कि भैया हम क्या करते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि हमने बल्कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल सी चीज है कि हमारी एक एसेट हमने लिया, उसकी टोटल यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल, ठीक है, टोटल यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल है, तो हमने पहले साल में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 सम ऑफ ईयर डिजिट। सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको सम करो सारों को, कितना बनता है ये, जल्दी करो, ये हो गया 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 36 और 9 45 और 10 55, तो भैया क्या होगा 10/55, पहले साल जितने साल हमारे रिमेनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख 1 मिलियन, रिमेनिंग ईयर 10, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड 55। अगर हम पहले साल के एंड पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रिमेनिंग ईयर कितने हो गए हमारे पास, अगर पहले साल के एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिमेनिंग ईयर हमारे पास 9 रह जाएंगे। इस तरह अगले साल क्या होगा 8/55 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, इसी तरह तीसरे साल क्या होगा 7/55 मल्टीप्लाई बाय 1 बिलियन। तो ये भी एक तरीका है सम ऑफ डिजिट मेथड का, ठीक है। ये क्या, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट बाय अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ
ऊपर वाली जो फिगर होगी वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एट द डिनोमिनेटर इज द सम ऑफ ऑल ईयर। तो यहाँ पे एक बात कर रहा है कि भैया एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड के जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या होगी, तो पहले साल के जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 10/55, दूसरे साल में 9/55, तो पहले साल के जो स्टार्ट के ऊपर होगी वो वाली अमाउंट जो है इसके अंदर आएगी। ओके गुड हो गया। तो क्या होगा, दिस वुड मेथड रिजल्ट इन स्टेप वाइज लोअर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर फॉर यूजफुल लाइफ। तो इसमें भी डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। डेप्रिसिएशन किस पीरियड में चार्ज करनी है, वो कहता है भाई डेप्रिसिएशन को आपने एक्सपेंस आउट करना है किसमें, कंप्रिहेंसिव इनकम में। हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है एक्सपेंस, तो ये हमें क्लियर है, एसओसीआई में ही जानी है, हमने इसकी एंट्री भी देख ली है। However, under using method of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. तो लॉ कहता है कि देखो भाई, जब अगर तो आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन मेथड के अलावा बाकी कोई और, चार पढ़े हमने, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट और प्रोडक्शन। इन तीन के केस में अगर एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तो आपने डेप्रिशिएट करना ही करना, चाहे आप उसे यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन प्रोडक्शन वाले केस में आप सिर्फ उसी साल में यूज करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे जिस साल में आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो भैया फिर जीरो, फिर वो यूज नहीं होगा। और लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी, ये बात जहन में रख ले। लैंड का बाय स्टैंडर्ड, बाय लॉ, बाय नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होती। कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने स्टार्ट कब करनी है, उस डेट को जिस दिन आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा। ठीक है, जिस दिन एसेट आपका अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, अब आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पे, चाहे वो आपके पास आया ही नहीं आया, मिसाल के तौर पे आपके दोस्त की फैक्ट्री में एक मशीन लगी हुई है और आप कहते हैं जी मुझे सेल कर दो, वो कहते हैं जी ठीक है ये लो 30 लाख रुपए, और ये लो आप यहीं पे भी आके बनाना चाहो तो बना सकते हो, आप इसे अपनी फैक्ट्री में लेके जाना चाहते हो तो ले सकते हो। आप दोनों तरीकों से बना सकते हो, आपकी फैक्ट्री साथ साथ है। तो आप चाहते हो कि नहीं यार एक महीना यहीं रखो, मैं अगले महीने फिर इसको अपने पास ले जाऊंगा, तो भैया पहले दिन से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एक महीना बीच में से लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया था ऐसे। और डेप्रिसिएशन एंड कब करनी है, जब वो पूरी तरीके से ऐसे डीरेकग्नाइज या डिस्पोज ऑफ हो जाए, मतलब फुली डेप्रिशिएट हो जाए, सारी अमाउंट डेप्रिशिएट हो गई, या आप उसको सेल कर दें, या उसको डीरेकग्नाइज कर दें, या डिस्पोज ऑफ हो जाए, या आग लग जाए, या गिर जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस वक्त उसको आपने डेप्रिशिएट करना रोक देना है। डेप्रिशिएशन मेथड आप चेंज हो सकता है जी, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। लॉ कहता है कि देखो बेहतर तो प्रैक्टिस यही है कि जो आपने शुरू में एस्टिमेट किया है वो ही मेथड यूज करो, चेंज ना करो। लेकिन अगर आपके पास वाकई ही कोई जस्टिफिकेशन है कि भाई जो नया मेथड है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी अकाउंट्स को शो कर सकता है, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आपने कैसे करना है कि भैया जो नया मेथड है वो आपने बुक वैल्यू के ऊपर करना है। मतलब हम स्ट्रेट लाइन पे यूज कर रहे थे, 3 बिलियन का हमारा एसेट था और 3 साल हो चुके थे, 3 बिलियन हमारे एसेट की कॉस्ट थी।